बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर हमने एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था, स्प्रिंग 2020 में आया हुआ ये सेंट्स लिमिटेड के नाम से। ये जॉइंट बाय प्रोडक्ट्स का क्वेश्चन है। इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लोथिंग स्टॉक, विद रिस्पेक्ट टू बाय प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आई थॉट कि मैं इसकी एक वीडियो बना के आपसे शेयर कर लूँ। मैं सवाल रीड कर रहा हूँ, ये सवाल अपने पास रखिएगा ताकि आपके सामने रहे। ये कह रहे जनाब, सेंट्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स पी, क्यू एंड आर। ठीक है जी, 3 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सर। रॉ मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस 1, उसका मतलब इसमें कोई और प्रोसेस भी होगा। ऑन द कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस 1 दीज 3 प्रोडक्ट्स आर स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 50, 30 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। भाई पी, क्यू और आर बनते हैं किस रेशियो में? सर पी, क्यू और आर मेरे पास बनते हैं जनाब, पी, क्यू और आर मेरे पास बनते हैं सर 50%, सर 30% एंड 20% के रेशियो में, है ना। अच्छा जी, फिर ये कह रहे जनाब इसके अलावा जॉइंट कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोसेस 1 आर अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ एनआरवी। ठीक है जी, ऑफ दीज 3 प्रोडक्ट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है जी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो एनआरवी होगी इन 3 प्रोडक्ट्स की सर, उसकी बेसिस पे हम ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट कर देंगे। पी एंड क्यू आर सोल्ड इन द सेम स्टेट, आर इज फर्दर प्रोसेस। इसका मतलब है आर वो प्रोडक्ट है जो हमें थोड़ी तकलीफ देगा, हमें उसकी एनआरवी निकालनी पड़ेगी, ड्रैग बैक करनी पड़ेगी। ठीक है जी, R is further processed in process 2 before being sold in the open market. A byproduct TS is also produced in process 2. Please bear in mind, byproduct process 1 का आउटपुट नहीं है, process 2 का आउटपुट है, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, process 1 में वो कह रहे जी हमने 7,44,000 kgs का इनपुट किया है। ठीक है जी, और फिर उसमें खर्चे वर्चे दिए हुए हैं। नीचे वो कह रहे लॉस ऑफ 7% इज कंसिडर्ड नॉर्मल इन प्रोसेस 1। ठीक है जी, सर अगर मैं आपसे ये कहूँ प्यारे भाई, मेरे पास अगर एक छोटा सा क्वांटिटी शेड्यूल में बना दूं, तो सर मेरे पास इनपुट कितना है प्रोसेस 1 में? इनपुट है सर मेरे पास प्रोसेस 1 में 7,44,000 kgs। ठीक है जी, 7,44,000 kgs मेरे पास इनपुट है। इस 7,44,000 kgs से मेरे पास सर नॉर्मल लॉस आएगा 7% का। ठीक है जी, ये 7% का जो नॉर्मल लॉस होगा, इसके निकालने के बाद जो बाकी यील्ड बचेगी उसमें 50, 30 और 20 पी, क्यू और आर होंगे। ठीक है जी, सर मैं वैल्यूज अगर देखूं तो मेरे पास नॉर्मल लॉस है 52080। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास जो बाकी यूनिट्स बच गए, ठीक है जी, वो पी, क्यू और आर जो है वो उसमें 50, 30 और 20 होंगे। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 7,44,000 माइनस 52,000, ठीक है जी, उसका 50% आप लोगे तो आपके पास पी आ जाएगा, दैट इज 345,960। ये केजीज है मेरे पास सर पी के। सर क्यू के मेरे पास केजीज हैं 207,576। ठीक है जी, ये केजीज है मेरे पास क्यू के। और सर आर के मेरे पास केजीज हैं 138, ठीक है जी, 384। सर ये मेरे पास केजीज हैं प्रोडक्ट आर के, ये मेरे पास लॉस के केजीज हैं, और ये टोटल मेरे पास बन जाता है सर कितना, 744,000। सर ये मेरे पास पहला प्रोसेस, ना ओपनिंग WIP ना क्लोजिंग WIP, सीधा सीधा पहला प्रोसेस। सर ये मेरे पास उसका क्वांटिटी शेड्यूल है। फिर अब इस प्रोसेस में सर कुछ खर्चे लगे, ये मेरी जॉइंट कॉस्ट होगी। ठीक है जी, सर उसके बाद मेरे पास नीचे डिटेल आ रही है। ओपनिंग है सर, कुछ मेरे पास प्रोडक्ट्स का ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे आर का। सर कुछ प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस और कॉस्ट टू सेल दी हुई है। सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सारी प्रोडक्ट्स का। प्रोडक्शन आपके पास ये आ गई सर, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ये आ गया, आप सेल्स की क्वांटिटी वगैरह भी निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आर कंप्राइज ऑफ कॉस्ट ऑफ बोथ प्रोसेसेस। ठीक है जी, वो कह रहे जनाब प्रोसेस 2 और 1 की कॉस्ट मिला के आर की कॉस्ट निकलनी है। सर वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ आर इज 5850,000। ये जो आर के ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है ना, इसमें प्रोसेस 2 का काम हो चुका है। ठीक है जी, इन प्रोसेस 2 7450 ऑफ TS was produced and sold at 175 per kg. Proceeds from the sale of TS are adjusted against cost of process 2. ठीक है जी, दिमाग में रखिएगा, जिस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होगा उसी से उसकी कॉस्ट एडजस्ट होगी। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ PQR इज 12% ऑफ सेल्स। अब देखें ऊपर उसने कॉस्ट टू सेल अलग भी दिया हुआ है, वो वेरिएबल होगा और वो सिर्फ कॉस्ट टू सेल है। नीचे अपेरेंटली जो सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट दे रहा है वो एलोकेटेड कॉस्ट है, एलोकेशन वाली कॉस्ट, उसमें काफी सारी चीजें आएंगी। तो मैं एनआरवी के अंदर यार उसूलन मुझे ये सारी कॉस्ट लेनी चाहिए, लेकिन सर आपके एग्जामिनर ने सिर्फ ऊपर वाली कॉस्ट ली है, मैं भी ऊपर वाली कॉस्ट लूंगा। मतलब एक अजीब सा मिसमैच है इसके अंदर, ऊपर कॉस्ट टू सेल की एक बात हो रही है, नीचे जाओ फिर दूसरी बात हो रही है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर ऊपर जो कॉस्ट दी है वो
वो कॉस्ट टू सेल की वो कॉस्ट है जो आपने एनआरवी में कंसिडर करनी है, नीचे एलोकेशन है कॉस्ट की, ठीक है जी। तो एलोकेटेड कॉस्ट मैं नहीं लूंगा सर एनआरवी कैलकुलेट करते हुए, ठीक है जी। सर ये मेरे पास इनपुट, ये मेरे पास आउटपुट, आई होप इसके अंदर अभी तक किसी को कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। बड़े एक स्टेप आगे सर। सर सेकंड स्टेप हम इसमें कैलकुलेट करने जा रहे हैं सर जॉइंट कॉस्ट, ठीक है जी, जो इन सारे प्रोडक्ट्स की जॉइंट कॉस्ट है, ताकि फिर हम इसको एलोकेट कर सकें एनआरवी की बेसिस पे। सर देखिए प्रोसेस 1 की जो जॉइंट कॉस्ट है वो मेरे पास क्या क्या है सर, वो एक एक करके मैं लेता हूं सर। मेरे पास सबसे पहले सर इसके अंदर है मटेरियल, ठीक है जी। मटेरियल है सर मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल सर 7,44,000 kgs मैंने इनपुट किया था और एक का रेट था 411 रुपए, ठीक है जी। ये मेरे पास बनता है सर रुपये में 305.784 मिलियन, ठीक है जी। सर इसी तरह मेरे पास सर डायरेक्ट मटेरियल के बाद सर डायरेक्ट लेबर है, मैं शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, आई होप आपको कोई मसला नहीं है इसके अंदर। 6,11,568 मल्टीप्लाई बाय सर 200 रुपए पर आवर, ठीक है जी। सर ये मेरे पास बनता है अराउंड 122,313 और 600, ठीक है जी। सर मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड्स एज इट इज गिवन है, कितने भैया वो सर 91,456,000। सर अगर मैं इन सब को एडअप करूं, ये मेरे पास जॉइंट कॉस्ट बनती है कितनी जनाब सर 519,553,600। सर ये मैंने ना इन तीनों में एलोकेट करना है, इन तीनों में एलोकेट करनी है ये जॉइंट कॉस्ट, ठीक है जी। आए सर जरा सर इस जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए मुझे चाहिए एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी। नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, हम सबको पता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर दो चीज़ों से मिलके बनेगी। एक तो सर मेरे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस और सर फिर वो सारी फर्दर कॉस्ट जो सेल्स को नेसेसरी, उस सेल्स को पॉसिबल बनाने के लिए ज़रूरी है। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एनआरवी की कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ, तो सर एनआरवी की कैलकुलेशन में सबसे पहली चीज़ जो मुझे मद्देनज़र रखनी है वो क्या रखनी है सर, मेरे पास इन तीनों प्रोडक्ट्स का ये नहीं है, इसमें क्या है पी क्यू और आर, ठीक है जी, पी क्यू और आर। सर मेरे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस सर सवाल में गिवन है, सेलिंग प्राइस सारों के सवाल में सेलिंग प्राइस गिवन है 1045। सर ये प्रोसेस 1 के बाद ही बिक जाएगा, ये भी प्रोसेस 1 के बाद बिक जाएगा। सर इसमें जो आर है वो प्रोसेस 1 के बाद नहीं बिकेगा, उस पर प्रोसेस 2 भी लगाना पड़ेगा। सर मेरे पास कॉस्ट टू सेल नाम का एक खर्चा आ रहा है सर, वो मेरे पास पी में भी आ रहा है, कितने का भैया सर, ये क्यों निकाल रहे हैं एनआरवी, सिर्फ जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करने के लिए 15, फिर सर मेरे पास 10 और 12 सर, लेकिन इसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी मुझे चाहिए, आर की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, और वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट किसकी होगी, प्रोसेस सर 2 की होगी, ऐसा। तो सर मैं काम कर रहा हूं, अलग से मैं आर की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहा हूं सर। सर मैं अब देखने जा रहा हूं जनाब, मेरे पास फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दैट इज प्रोसेस 2, ठीक है जी। और ये प्रोसेस 2 सिर्फ किसके लिए चल रहा है, सिर्फ किसके लिए चल रहा है, सिर्फ किसके लिए चल रहा है सर, आर के लिए चल रहा है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ठीक है जी। अब बताएं इस फर्दर प्रोसेसिंग में प्रोसेस 2 में मेरे पास है क्या क्या, सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट है सर। एक तो मेरे पास है डायरेक्ट लेबर सर, सर डायरेक्ट लेबर है कितना मेरे पास, सर डायरेक्ट लेबर है मेरे पास मेरे बच्चों 55,450 घंटे, और 1 घंटे का रेट है सर मेरे पास अराउंड 200 रुपए का, ठीक है जी। सर ये मेरे पास बनता है कोई लगभग 11.09 मिलियन। सर इसी तरह मेरे पास सर प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हैं इसके अंदर, कितने भैया 7230,000। सर मेरे पास ये टोटल फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बनती है प्रोसेस 2 की, कितनी भैया सर, ये मेरे पास बनती है जनाब कोई इनको एडअप कर लें तो मेरे पास सर अच्छा इसके अंदर से एक चीज़ हमने और लेस करनी है, पहले इसको अगर मैं एडअप कर लूँ 0000239.32 ऐसा, ये मेरे पास बनती है सर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब इसमें सर मैंने लेस करनी है जनाब स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। अच्छा बाय प्रोडक्ट मेरे पास है कितने केजीज बना है सर, सवाल में गिवन है बाय प्रोडक्ट मेरे पास बना हुआ है कोई
7000, ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है 7450 kgs, ये मेरे पास बाय प्रोडक्ट बना हुआ है। सर इस बाय प्रोडक्ट की एनआरवी कितनी है भैया? सर इस बाय प्रोडक्ट की एनआरवी है 175 रुपीज पर केजी, ठीक है जी। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सर मेरे पास एक अमाउंट निकलती है 1.303 मिलियन, 1.303750। सर ये अगर मैं प्रोसेस 2 से जो बाय प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है वो लेस करूं तो सर मेरे पास ये कॉस्ट बनती है जनाब को 17.016 मिलियन 250। ये मेरे पास सर नेट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है प्रोसेस 2 की। अब बताइए मैंने एलोकेट करनी है सर, पर यूनिट मुझे चाहिए, पर यूनिट चाहिए, आर के एक यूनिट के ऊपर ये चाहिए। सर मुझे एक बात बताएं, आर के कितने यूनिट इस प्रोसेस में प्रोसेस होंगे? ठीक है जी, कितने यूनिट इसमें प्रोसेस होंगे? आर के कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? सर सीधी सी बात है, जितने प्रोड्यूस हुए प्रोसेस होंगे, ऐसा। तो मुझे बताएं आर की प्रोडक्शन है कितनी? सर मेरे पास आर की प्रोडक्शन है मेरे पास सर कोई 138,384, ऐसा यही है सर, 138,384 ये मेरे पास प्रोड्यूस्ड यूनिट्स हैं, ठीक है जी। तो मैं इसको सर प्रोड्यूस्ड है तो मैं इसको कहाँ भेजूंगा? सर मैं इसको भेजूंगा डिपार्टमेंट 2 में, लेकिन सर इसके अंदर से सीधी सी बात है बाय प्रोडक्ट निकलेगा सर। सर बाय प्रोडक्ट है कितने का? 77450। तो सर मेरे पास जो बेचने लायक यूनिट्स हैं, जो काम के यूनिट्स हैं, जो इफेक्टिव प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं, वो हैं सर मेरे पास 130934। तो सर अगर मैं इस कॉस्ट को डिवाइड कर दूं 130934 से, तो मुझे बताएं मेरे पास सर इफेक्टिवली फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनेगी? जी कितनी बनेगी मेरे बच्चों? जी मेरे भाई डिवाइड करें, शाबाश। कितनी आ रही है सर? 129.96। डन। अब मैं यहां ले रहा हूं सर मेरे पास 129.96 एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ रही है आर की। देखो मेरे पास पी उसी वक्त बिक जाएगा, क्यू उसी वक्त बिक जाएगा, आर उसी वक्त बिक जाएगा। डन। तो सर मेरे पास आर उसी वक्त नहीं बिकेगा, आर मुझे फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं सर मेरे पास इन तीनों प्रोडक्ट्स की एनआरवी, एनआरवी सर एनआरवी कितनी जी? एनआरवी है सर 1030। सर मेरे पास एनआरवी है 950। सर मेरे पास एनआरवी है 879, लगभग 879, ठीक है। मैं डेसिमल्स को इग्नोर कर रहा हूं, 879 पॉइंट समथिंग आप यहां ले लीजिएगा, ठीक है जी। अब बताएं सर मैं इन एनआरवी को मल्टीप्लाई करूंगा सर जितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए, ठीक है जी, जो बेचने लायक यूनिट्स हैं, जो किसी ना किसी स्टेज पे एक जमाने में आके बिक जाएंगे सर। तो मेरे पास सर ये हैं जनाब 345। याद रखना इधर यूनिट सोल्ड नहीं ले लेना, यूनिट्स प्रोड्यूस लेना, ताकि जो यूनिट बनाए उसके हिसाब से उसको कॉस्ट एलोकेट हो, ठीक है जी। सर अगर एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया उसको बेचा ही नहीं तो क्या उसकी एनआरवी टोटल जीरो हो जाएगी? याद रखना ये एनआरवी जब निकालोगे तो प्रोड्यूस यूनिट से निकालना, ताकि ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करते हुए एग्जैक्ट और सही एलोकेशन हो सके, ठीक है जी। सर मेरे पास उसके बाद जो यूनिट्स आ रहे हैं जनाब प्रोड्यूस के 207,576। अब जो तीसरा पॉइंट है ना, इस पे डिस्प्यूट है, ठीक है जी। इसमें बेचने लायक यूनिट्स हैं सर 1,30,934, ठीक है जी, और यूनिट जो प्रोड्यूस हुए हैं 138,384 है। अब सर आपकी मर्जी, आपने जहां ये यूनिट लेना है ले लें, आप चाहे ये ले लें, ठीक है जी, आप चाहे ये ले लें। मैं अगर एग्जामिनर की जगह, मेरा एग्जामिनर मैं होता तो मैं ये पिक करता, लेकिन आपके एग्जामिनर ने इसमें ये पिक किया, जो मेरे ख्याल में उसूलन जो है वो सही नहीं है, ठीक है जी। लेकिन सर चूंकि आपके एग्जाम का सोल्यूशन इस तरह बना हुआ है तो मैं उसी पैटर्न पे करा रहा हूं। लेकिन याद रखना सर 879 आपको जो देगा ना वो 1,30,934 यूनिट देगा, वो 1,38,338 यूनिट, 384 यूनिट नहीं देगा। मैं आपको सर एक्सेल पे इसका दूसरा सोल्यूशन भी शेयर कर दूंगा। मैं अभी यहां लेके चल रहा हूं सर 138,384, ठीक है जी। मैं फिर बता दूं टेक्निकली गलत है, ठीक है जी, टेक्निकली गलत है। सर फिर आप क्यों कर रहे हैं भाई? आपके एग्जामिनर ने किया है तो मैं उस पैटर्न पे चीज करा रहा हूं, अदरवाइज मेरे हिसाब से 130,934 इधर आना चाहिए। खैर सर मुझे बताएं मेरे पास मुकम्मल एनआरवी कितनी है? मुकम्मल एनआरवी सर अगर मैं इनके मुकम्मल एनआरवी देखूं तो ये बनता है सर मेरे पास 356, 338, 800। सर ये मेरे पास बनता है 197, 197, 197, 197, 200। और ये मेरे पास बनता है जनाब कोई एलोकेट होने के बाद 121,645। मेरे हिसाब से गलत है ये, फिर बता रहा हूँ सर मैं 000। अब बताएं इस एनआरवी की बेसिस पे मैंने ये जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है,
इस एनआरवी की बेसिस पे मैंने ये ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट करनी है, ठीक है जी। अगर आप इस ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे इस एनआरवी की बेसिस पे, तो मेरे बच्चों आपको जो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेटेड नजर आएगी वो नजर आएगी सर मेरे पास 274 203 667, ठीक है जी। सर ये मेरे पास नजर आएगी 151 743 777। सर ये मेरे पास नजर आएगी मुझे 93606 156। सर ये मेरे पास आ गई जॉइंट कॉस्ट जो मैंने प्रोसेस 1 की एलोकेट की है इन तीनों को। याद रखना ये इस प्रोडक्ट की मुकम्मल कॉस्ट नहीं है, इसके ऊपर सर प्रोसेस 2 भी चलना है। ये मैंने अभी सिर्फ जॉइंट कॉस्ट एलोकेट की। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगेन आई हैव अ सिग्निफिकेंट डिस्प्यूट विद दिस फिगर, ठीक है। दिस शुड नॉट बी टेकन, शुड नॉट हैव बीन टेकन। The actual figure should have been 130 934. This is the amount of units that can be sold in the open market. Because इससे भी आपको वो निकालना है, बाय प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन सिंस आपके एग्जामिनर ने किया देन मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा, ठीक है जी। चलिए जी सर जॉइंट कॉस्ट एलोकेट हो गई। अब हम जा रहे हैं सर पीएनएल बनाने के लिए, और पीएनएल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सेल्स की क्वांटिटीज, ठीक है जी। सेल्स की क्वांटिटीज चाहिए। सर मेरे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? सर मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं पी क्यू और आर। मुझे बताएं इनका कोई ओपनिंग स्टॉक है, मौजूद है? फिनिश गुड्स ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक मेरे पास जो आ रहा है वो मेरे पास सर आ रहा है आर का कितने का जी? ओपनिंग स्टॉक मेरे पास आ रहा है सर नील नील, ये आ रहा है मेरे पास 7800। ये मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है जी। फिर मेरे पास सर प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन सर ये दी हुई है 345960। सर मेरे पास फिर प्रोडक्शन आ रहे 207576 207576। फिर मेरे पास प्रोडक्शन आ रही है 138384। सर इसी तरह मेरे पास सवाल में क्लोजिंग स्टॉक्स की भी फिगर दी हुई है जो नहीं बिक पाई, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक है कितना सर मेरे पास? सर 20200 पी का है। अगर ये निकालूं तो सर मेरे पास जो सेल्स की क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी जनाब कितनी? सर वो मेरे पास बचेगी को 325760 325760। सर मेरे पास क्यू जो है वो उसमें 15140 यूनिट मेरे पास सर स्टॉक में बच रहे हैं। सर मेरे पास बाकी बचेगा जनाब कोई 15140 निकालने के बाद सर 192436 192436, ठीक है जी। सर इसी तरह मेरे पास जो आर है सर उसमें ठीक ठाक बड़ा क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 48,134। सर मेरे पास ये कटने के बाद बच जाएगा 90,600। सर ये मेरे पास सेल्स की क्वांटिटीज आ गई, डन। अब अगर सर सेल्स की क्वांटिटीज आ गई हैं तो मैं इसे सेल्स और पूरा पीएनएल बना सकता हूं। ये पूरा बोर्ड अपने पास आप कॉपी कर लें ताकि इसको मैं मिटा सकूं और मैं इसका सर पीएनएल बना सकूं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। चलिए जी सर हम बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सर सबसे पहले मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं पी क्यू और आर। मुझे बताएं सर इनकी इवेंचुअल सेल्स क्या होगी? सर देखिए सेलिंग प्राइस दी हुई है सबकी, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं उठाऊं सेलिंग प्राइस सर 1045 और 3,25,760 यूनिट्स अगर मैं पी के पिक करूं तो मेरे पास सेल्स बनती है सर 340 मिलियन ऑड के करीब 340419, और ये मेरे पास बनती है सर 200। इसी तरह सर मेरे पास क्यू की सेल्स बनती है 960 रुपीज की एक यूनिट है, 192,436 यूनिट्स पे ये बनेगी जनाब 184,738 सर 560। आर का जरा ख्याल रखना भैया, आर का जरा ख्याल रखना प्यारा भाई। आर आपका बिकेगा सिर्फ 130,000 कितना जी? सर 130,934 यूनिट्स। अब देखें यहाँ बेईमानी हो रही है, यहाँ ये यूनिट लिए जा रहे हैं। खैर सर मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, फिर लोग जो है ना बुरा मान जाएंगे। सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जनाब 1021 से। सर मुझे एक बात बताएं मेरे पास आर की सेल्स कितनी आ रही है? 92.502 मिलियन सर 92.502 इंटू 600, ये मेरे पास आ गई सर सेल्स, डन। अब मैं सर सेल्स में से लेस कर रहा हूं क्या चीज सर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
अच्छा सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक, अल्हम्दुलिल्लाह ओपनिंग स्टॉक किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, सिर्फ आर का ओपनिंग स्टॉक है। कितना जी? आर का ओपनिंग स्टॉक है सर मेरे पास, दोनों प्रोसेस से तैयार शुदा बना हुआ मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 5850 000। ये आ गया सर मेरे पास आर का ओपनिंग स्टॉक। मैंने इसको आप ऐसे रख लें, माइनस में रख लें, ठीक है जी। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड उसूलन क्या होना चाहिए? ज्वाइंट कॉस्ट होनी चाहिए सर। ज्वाइंट कॉस्ट सर मेरे पास इसकी कितनी है? 274, ठीक है जी, 203 274 203 667 ऐसा। इसी तरह सर मेरे पास बी का क्या होना चाहिए था जनाब? सर मेरे पास ये होना चाहिए था 151743 सर 151743 और सर फिर मेरे पास आ रहा है 151743 777। इसी तरह सर मेरे पास आर में मसला है, आर में अगेन एक मसला है। आर का जो मेरे पास हिसाब किताब है, एक मेरे पास प्रोसेस 1 से आ रही है ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक है जी, प्रोसेस 1 से आ रही है ज्वाइंट कॉस्ट। वो कितनी है जनाब? सर प्रोसेस 1 की जो ज्वाइंट कॉस्ट आर को एलोकेट हुई है, वो एलोकेट हुई है कितनी जनाब? आपने अभी सर पिछले वर्किंग में देखा था 93,606 606,156। फिर मुझे पता है मेरे पास सर प्रोसेस 2 की नेट कॉस्ट भी आ रही होगी। प्रोसेस 2 की नेट कॉस्ट सर मेरे पास आ रही होगी मटेरियल लेबर लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट लेस सेल्वेज वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी, मटेरियल प्लस लेबर माइनस सेल्वेज वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं, मेरे पास सर क्या हिसाब किताब बन रहा है जनाब? मेरे पास ये तीनों नेट नोट करने के बाद सर ये बनता है सर 17,016,250 ऐसा सर। सर ये मेरे पास बनती है मेरी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट एंड दैट इज 110,110,622,622,406 ऐसा सर। सर ये मेरे पास प्रोडक्शन कॉस्ट है, मैं यहां ले लेता हूं सर 110 सर 622 सर 406। ये मेरे पास सर प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। मैं इसमें से लेस कर रहा हूं क्लोथिंग स्टॉक। अच्छा क्लोथिंग स्टॉक भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोथिंग स्टॉक के लिए मुझे पूरी वर्किंग बनानी पड़ेगी सर। मुझे बताएं सर मेरे पास प्रोडक्ट पी क्यू और आर का क्लोथिंग स्टॉक आ कितना रहा है, यूनिट्स कितने आ रहे हैं सर? क्लोथिंग स्टॉक मेरे पास आ रहे हैं सर 20,200 20,200। फिर सर मेरे पास ये आ रहा है 151,140। फिर आ रहे हैं मेरे पास सर 48,134 यूनिट्स, ठीक है जी, क्लोथिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं। अब बताएं सर मेरे पास रेट क्या है सर, कॉस्ट पर यूनिट। सर अगर मैं इसको इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी सर जैसे मेरे पास x के नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं सर कितने 345,960, इसको 345,960 से मैं डिवाइड करूं तो सर मेरे पास जो कॉस्ट पर यूनिट आती है वो आती है 792.59। इसी तरह सर मैं 151 को डिवाइड करूं किससे सर 138.384 से 138,000 सॉरी मैं इसको डिवाइड करूं सर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड दैट इज 207,576 से, तो सर मेरे पास ये बनता है कोई 731.03। और आर को मैं सर आर की जो मेरे पास सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है 110,622,406 सर मुझे इसको डिवाइड करना चाहिए सर जो यूनिट्स प्रोड्यूस है दैट इज 130,934 से। सर ये मेरे पास बनता है अराउंड कोई 844.87। सर अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यूज आती हैं, जो मेरे पास सर क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यूज आती हैं वो आती है मेरे पास सर 16,010,273। सर ये मेरे पास आता है जनाब 11,067,757। सर ये मेरे पास आता है जनाब कोई 40,667,045। सर अगर मैं यहां क्लोथिंग स्टॉक की फिगर्स इनकॉर्पोरेट करूं
तो सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर्स अभी मैंने कैलकुलेट किए हैं, दैट इज 16,010 सर 273। सर फिर मेरे पास इधर जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर आ रही है वो आ रही है 11,067 देन मेरे पास सर यहाँ आ रहा है कोई 40 मिलियन के आसपास की फिगर है 667 और 045। सर अगर मैं देखूं तो मेरे पास इन सब को नेट करूं तो मेरे पास जीपी आना चाहिए सर, सबका ग्रॉस प्रॉफिट आना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट कितना सर 82.225806। इसका जीपी है मेरे पास सर 44,062,540। ठीक है जी, अब ये 002 है 062 है, आप खुद चेक कर लीजिएगा सर। 16,697,239 ऑब्वियसली मैं सर ये हाथ में रख के पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कैलकुलेट करने का इतना टाइम नहीं है सर। फिर मेरे पास सर सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट है 12% ऑफ सेल्स। ठीक है जी, अब बताएं यहाँ कितना आ रहा है सर 48,50,304। सर इधर आ रहा है 22,168,627। सर इधर आ रहा है मेरे पास 11.1 मिलियन 312। सर अगर मैं इन सब को नेट करूं तो मेरे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट इज 41.375502। सर दिस इज 21,893,913 या 713, इसको आप चेक कर लीजिएगा मैथ्स के हिसाब से। सर दिस इज 5,596,927। ठीक है जी, यही हमें सर उसने प्रोडक्ट वाइज पीएनएल बनाने को कहा था। आई होप इतना बड़ा सारा सवाल आपके जहन में आपके समझ में आ गया होगा, और आपको कोई इशू हो सर आप ARTD में कांटेक्ट करके मुझसे ग्रुप पे बात कर सकते हैं, मुझसे पर्सनल नंबर पे बात कर सकते हैं। ये सारा सॉल्यूशन आपके लिए। थैंक यू।